आज का हमारा सेशन है जूनियर अकाउंटेंट। आज से हम दोस्तों रोज़ाना जूनियर अकाउंटेंट RSSMB की क्लास लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट बता दें कि हम आपको कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। 6 इसमें ऑडिट हो गई, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटेंसी हो गई और RSR और GFR। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है ऑडिट। तो दोस्तों ऑडिट के बारे में हम आपको आधे घंटा डेली इसी टाइम पे पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा टॉपिक है ऑडिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑडिट क्या होती है। ऑडिट होती है दोस्तों खाता बही की एक प्रकार से जांच होती है। क्या होती है? एक प्रकार से खाता बही की जांच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑडिट है वो किस प्रकार से जांच करती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑडिट क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑडिट अंकेक्षण कौन होता है। तो दोस्तों अंकेक्षण वह व्यक्ति होता है जो खाता बहियों की जांच करता है, उनका लेखा जोखा रखता है और अपना कार्य करता है। इस प्रकार हम बात करते हैं कि अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सुनना। दोस्तों सुनना एक प्रकार से, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो प्रबंधक और लेखापाल। एक तो प्रबंधक वो होता है जो किसी भी कंपनी की प्रबंध करता है, मैनेजमेंट करता है, और लेखापाल जो लेखा खाता बही को काम करता है, जो उनके सीए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेखापाल के स्पष्टीकरणों को सुनता है, उसे क्या कहते हैं? हम अंकेक्षण। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि ऑडिट शब्द का जन्म कहाँ से हुआ। दोस्तों सबसे पहले ऑडिट का जन्म यूनान देश के अंदर हुआ था। सबसे पहले ऑडिट का जन्म कहाँ हुआ? यूनान देश के अंदर हुआ। सबसे पहले यूनान देश के अंदर ऑडिट का जन्म हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑडिट शब्द का जन्म यूनान, अंकेक्षण सर्वप्रथम इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों जन्म तो इसका यूनान में हुआ और अंकेक्षण सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड के अंदर। तो भारत में दोस्तों ऑडिट कब से स्टार्ट हुआ? खाता बहियों की जांच कब से स्टार्ट हुई? 1913 से मानी जाती है दोस्तों। ऑडिट का जन्म भारत के अंदर 1913 में सबसे पहले ऑडिट भारत में 1913 के अंदर ये स्टार्ट हुआ। अब हम बात करते हैं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट संस्था की सर्वप्रथम स्थापना इंग्लैंड में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि लेखापाल की नियुक्ति करना, तो ऐसे लेखापाल तैयार करना जो योग्य हो। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम भारत में संयुक्त स्कंद अधिनियम 1857 के अंतर्गत कंपनियों का लेखा पुस्तकें रखना व अंकेक्षण करवाने का विकल्प रखा गया। भारत में सर्वप्रथम जो अंकेक्षण करवाया गया 1913 में लागू, उससे पहले 1857 के अंदर संयुक्त स्कंद अधिनियम था। स्कंद अधिनियम मतलब स्टॉक मार्केट होता है, उसके तहत लेखा अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनियां थी, उसका लेखा पुस्तकें रखना अंकेक्षण करना अनिवार्य किया गया। 1913 में जब अंकेक्षण लागू हुआ तो सबसे पहले सार्वजनिक कंपनियों के लिए लागू हुआ। इस समय अंकेक्षण का कार्य स्थानीय सरकार से मान्यता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा, जो अकाउंटेंट होता था वो एक प्रकार से ऑडिट का काम करता था, उसे ICAI इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर, वहाँ से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य था। इसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है दोस्तों ICAI का। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे। भारत में 1949 में चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम पारित किया गया, जो संस्था के रूप में 1 जुलाई 1949 से कार्य कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। ICAI चार्टेड अकाउंटेंट को दोस्तों ICAI के नाम से भी जाना जाता है, ICAI के नाम से भी जाना जाता है इसे।
ICAI के नाम से जाना जाता है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था, इसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य योग्य अंकेक्षण तैयार करना और उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए योग्य विवरण पत्र तैयार करना। इसका उद्देश्य है कि योग्य अंकेक्षण तैयार करना, अंकेक्षण जो ऑडिट करता है उनको तैयार करना और उनको मार्गदर्शन करने के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी करती है। इस संस्था का मुख्यालय अभी बताया था आपको नई दिल्ली के अंदर है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम इस परिषद में एक अंकेक्षण व्यवहार समिति की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अंकेक्षण व्यवहार मानक जो अकाउंटेंट स्टैंडर्ड है उनको लागू करना। ये मानक होती है जिसके आधार पर अंकेक्षण कार्य किया जाता है। परिषद ने इस समिति का नाम बदलकर अंकेक्षण व आश्वासन मानक मंडल कर दिया गया और इस व्यवहारों को अंकेक्षण आश्वासन मानक मतलब इस समिति ने अंकेक्षण व्यवहार समिति ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया, अंकेक्षण व आश्वासन मानक मंडल कर दिया और इनके व्यवहारों को क्या कहते हैं, अंकेक्षण आश्वासन मानक। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण आश्वासन मानक मंडल ने अपना नाम फिर से परिवर्तन करके क्या कर लिया, अंकेक्षण मानक। दोस्तों ये संस्था ने तो अपना नाम अंकेक्षण व आश्वासन मानक मंडल किया और ये अंकेक्षण आश्वासन मानक थे जिन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके इनका नाम अंकेक्षण मानक हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो दोस्तों अभी बात करते हैं अंकेक्षण मानक। तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एक बार ये फुल फॉर्म आप ज़रूर देखिए क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन आता है। AS ऑडिट एंड एश्योरेंस अंकेक्षण और आश्वासन मानक। AASB ऑडिट एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और ये हो गई NACAS नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन ऑडिट स्टैंडर्ड। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, इनमें से कई बार क्वेश्चन आता है। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म सबसे पहले दोस्तों इटली के अंदर ही हुआ और ऑडिट का जन्म हुआ यूनान के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो जनक था वो लुकास पेशियालो नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने 1494 के अंदर दोहरा लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऑडिट के बारे में कई धारणाएं भी दी गई है, कई ऑथर भी कहा गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कई मामले हैं जिनके बारे में डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं दोस्तों किंगस्टन कॉटन मिल के बारे में। तो ये कंपनी का केस था किंगस्टन कॉटन मिल। उसमें क्या कहा गया है कि अंकेक्षण अपना कार्य एक शिकारी कुत्ते के समान न करके रखवाली करने वाले कुत्ते के समान करना चाहिए। दूसरे नंबर पर इसने ये कहा कि अंकेक्षण को अपना कार्य बिना संदेहशील मतलब किसी व्यापारी का अगर कोई लेखा कर रहा है, ऑडिट कर रहा है तो उसे बिना संदेहशील होते हुए अपना कार्य करना चाहिए। तीसरा उसमें कहा गया है कि अंकेक्षण को अपना कार्य उचित सावधानी व चतुराई से करना चाहिए। उचित सावधानी और चतुराई का मतलब है कि उसमें सावधानी और चतुराई होनी चाहिए, न कि किसी पर शक के दायरे के अनुसार अपना कार्य करे। तो अब हम देखते हैं आगे 4 नंबर पे उसने कहा गया है कि अंकेक्षण बड़े अधिकारियों के कपट के लिए उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि अगर कोई कंपनी का बड़ा अधिकारी खुद ही कोई लाल फीताशाही या किसी चोरी में अगर गबन में हिस्सेदारी है तो उस स्थिति में अंकेक्षण को इस बारे में पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अंकेक्षण बड़े अधिकारियों की कपट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 5वीं बात इसने कही है कि अंकेक्षण अंशधारकों के हितों की रक्षा के लिए निर्देशकों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। निर्देशक दोस्तों कंपनी के ओनर होते हैं जो उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लंदन एंड जनरल बैंक। तो दोस्तों लंदन एंड जनरल बैंक केस में कहा गया है कि अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट की 100% गारंटी नहीं देता। अर्थात अंकेक्षण अगर कोई कार्य करता है, अगर जांच करता है, ऑडिट करता है, अगर उसके बाद में भी कोई कमी नहीं पता चलती तो इसके लिए वो 100% की गारंटी नहीं देता कि कार्य 100% सही है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि अंकेक्षण एक बीमाकर्ता नहीं है। दोस्तों बीमाकर्ता क्या होता है कि किसी लाभ की गारंटी देता है, लेकिन अंकेक्षण इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आपके जो खाते हैं वो
एकदम क्लियर सही होंगे। अंकेक्षण के बाद में भी कुछ कमियां रह सकती है। अंकेक्षण अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए, ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको आप अलग से ध्यान रखिए। अंकेक्षण को इस पे आप मार्क लगा लीजिए। अंकेक्षण को अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए। दोस्तों ईमानदारी का नाम से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड बार बार इस क्वेश्चन को पुटअप करती है। अब हम बात करते हैं, और इसने कहा कि अंकेक्षण नोटबुक जितनी अच्छी होगी अंकेक्षण का सार उतना ही सही होगा। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। कल हम आपको ऑडिट का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे।